हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान के एक प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका संकेतांक है 824 सीटी। तो आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें से आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। फिर आपका खंड 8 के अंतर्गत आते हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको ओमार शीट में फिल करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होता है। तो आपके टाइम को लॉस ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस प्रश्न पत्र में आपका पहला प्रश्न क्या है कि एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो होता है हमारा r बराबर 2f, जहां हमारी r है वक्रता त्रिज्या और f हमारी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हमको यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो जो हमारी वक्रता त्रिज्या है वो हमारी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है, श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी जामुनी, ऑप्शन डी पीला। तो इस प्रश्न में यह पूछा गया न्यूनतम विचलन किस रंग का होगा। तो जो हमारा न्यूनतम विचलन होता है वो हमारा लाल रंग का होता है, क्योंकि जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य बहुत ही अधिक होता है। और वहीं दूसरी ओर बैंगनी रंग का न्यूनतम विचलन बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि उसका जो तरंग दैर्घ्य है वो बहुत ही कम होता है। परंतु इस प्रश्न में हमको लाल रंग नहीं दिया गया है, तो हम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर देंगे, क्योंकि हरा का तरंग दैर्घ्य भी अधिक होता है। ठीक है। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि एक उत्तल लेंस के सामने f तथा 2f के बीच एक वस्तु रखी है, निम्न में कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही है। ऑप्शन ए वास्तविक वस्तु से बड़ा, ऑप्शन बी सीधा वस्तु से छोटा, ऑप्शन सी उल्टा वस्तु के समान आकार का, ऑप्शन डी आभासी वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पर उत्तल लेंस में जब कोई वस्तु प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस के मध्य रखी होती है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो वास्तविक और वस्तु से बड़ा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसी में आपका अगला प्रश्न क्या है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके नियंत्रित होती है। ऑप्शन ए सिलियरी मांसपेशी, ऑप्शन बी नेत्र लेंस, ऑप्शन सी पुतली और ऑप्शन डी कॉर्निया। तो जब कोई प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश होता है तो वो आयरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। परंतु जो आयरिस होता है इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है, जो कि हमारा सिलियरी मांसपेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशी। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है, प्रतिरोध के प्रति सेकेंड गुजरने वाला आवेश। ऑप्शन ए 0.25 गुलाम, ऑप्शन बी 0.4 गुलाम, ऑप्शन सी 4 गुलाम, ऑप्शन डी 64 गुलाम। तो यहाँ पर हमको विभव दिया गया है, यानी बी, वो हमको 16 और हमको रेजिस्टेंस दिया गया है 4 ओम। तो यहाँ हम जानते हैं बी बराबर होता है आई आर ओम के नियम से। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, आई बराबर बी बटे आर। तो बी हमारा है यहाँ पर 16 और आर है हमारा 4। तो जो हमारी धारा है वो हमको 4 एम्पियर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्यू बराबर होता है आई टी। यहाँ पर एम्पी, तो यहाँ पर हमारा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई हमको ज्ञात हो गया है 4, और यहाँ पर समय समय प्रति सेकेंड कहा गया है, तो प्रति सेकेंड के लिए हम 1 लिखेंगे। तो जो हमारा आवेश है वो हमारा आ जाएगा 4 गुलाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न। आपका अगला प्रश्न क्या है कि एक तार का प्रतिरोध R बराबर 9 ओम है,
इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन 3 तार के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो इनका अनुपात R बटे R डैश है। ऑप्शन ए 1/9, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9। देखिए ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये सर्वप्रथम कहा गया है कि एक प्रतिरोध है जो कि 9 ओम का है। एक हमारा कोई प्रतिरोध है वो हमारा 9 ओम का है। अब इसी 9 ओम के प्रतिरोध को हम बराबर 3 भागों में बांटते हैं, बराबर 3 भागों में बांटते हैं। अच्छा 9 ओम था, 9 ओम को हम बराबर 3 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध हमारा कितना होगा, 3 ओम का होगा। कितना होगा, 3 ओम का होगा। ठीक है, अब यही कहा गया है कि इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में परस्पर जोड़िए। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे इनको। ये 3 ओम और ये 3 ओम और ये 3 ओम। तो जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आएगा वो क्या आएगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो यहाँ पर R1 हमारा कितना है, R1 है हमारा 3 और हमारा R2 कितना है, वो भी हमारा 3 है और हमारा R3 भी 3 ही है। तो ये हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3/3, इस प्रकार से आ जाएगा 1/1। तो 1 हमारा जो R नेट है वो हमको 1/1 प्राप्त होगा, यानी कि जो हमारा R है, R नेट है वो हमको 1 प्राप्त हुआ। R नेट को उन्होंने बताया था कि हम R डैश मान लें, R डैश मान लें, और उन्होंने पूछा था R/R डैश का अनुपात क्या हो। तो प्रश्नानुसार दिया गया R/R डैश, तो R का मान उन्होंने बता दिया था 9 ओम है, 9 ओम है, और R डैश का मान हमने निकाला है 1 ओम है। तो जो हमारा R/R डैश होगा वो हमारा 9 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि धारावाही प्रणालिका के मध्य चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी अनियमित, ऑप्शन सी प्रणालिका के अक्ष के समांतर, ऑप्शन डी प्रणालिका के अक्ष के लंबवत। तो जो प्रणालिका होती है उस प्रणालिका में जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अक्ष के समांतर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है, अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 5.6 से अधिक, ऑप्शन बी 5.6 से कम, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अम्ल वर्षा में पीएच का मान होता है वो हमारा होता है 5.6 से कम। ठीक है, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपका अगला प्रश्न क्या है कि अभिक्रिया, इसमें हमको अभिकारक दिया गया है ZnCuO और उत्पाद है हमारा Cu प्लस ZnO। तो इसमें ऑप्शन ए है जिंक अपचयित होता है, ऑप्शन बी CuO अपचयित होता है, ऑप्शन सी कॉपर अपचयित होता है, ऑप्शन सी Zn अपचयित होता है। तो यहाँ पर हमारा जो अपचयित हुआ है वो हमारा कॉपर हुआ है, क्योंकि कॉपर जो होता है वो दुर्बल होता है और जो हमारा Zn होता है, जिंक होता है, वो हमारा प्रबल होता है, इसलिए हमारा जो कॉपर है अपचयित हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो जो कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, यानी कि उसके बाहरी कोश पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होते हैं आपके 4। तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि धामस सोडा है। ऑप्शन ए अम्लीय लवण, ऑप्शन बी क्षारीय लवण, ऑप्शन सी उदासीन लवण, ऑप्शन डी लवण नहीं। तो जो हमारा धावन सोडा होता है वो हमारा अम्लीय लवण होता है, अम्लीय लवण होता है। तो 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं आपका 12 नंबर प्रश्न क्या है कि इथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी H2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी CO2। तो जो बार एथेनॉल होता है वो क्या होता है C2H5OH। इसको हम सोडियम धातु यानी Na से अभिक्रिया कराने पर हमको प्राप्त होता है C2H5ONA और ये हमारा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। ये बन जाता है सोडियम एटॉक्साइड और ये हमारा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि अभिक्रिया HCl जलीय प्लस NaOH जलीय, ये हमारा अभिकारक और उत्पाद हमारा NaCl जलीय और H2O द्रव। तो यहाँ पर तो पहला ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपचयन उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी निराकरण अभिक्रिया, ऑप्शन डी उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर हम बात करते हैं ये हमारा HCl ये हमारा एक अम्ल और ये हमारा NaOH ये हमारा एक क्षार है। और जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया होती है तो आप सभी को पता है कि लवण प्राप्त होता है। तो यहाँ लवण ये हमारा NaCl लवण प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन एक विषमपोषी जीव है। ऑप्शन ए फूंदी, ऑप्शन बी हरी घास, ऑप्शन सी आम का पेड़, ऑप्शन डी केले का पौधा। तो यहाँ पर जो विषमपोषी मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं ना बना दूसरे पर निर्भर रहना ही हमारा विषमपोषी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा फफूंदी। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन एक कृत्रिम पाचतंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी बगीचा, ऑप्शन डी मरुस्थल। तो यहाँ पर जो कृत्रिम पाचतंत्र है वो हमारा बगीचा हो जाएगा, क्योंकि जो बगीचा होता है उसे कृत्रिम द्वारा बनाया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि फुस्फुसी कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन ए स्टोमेटा में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी गुर्दे में, ऑप्शन डी फेफड़े में। तो जो हमारी फुफ्फुसी कोशिकाएं होती हैं वो हमारे फेफड़े में होती हैं। ये ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC किस गैस का अपचय करती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारा क्लोरोफ्लोरो कार्बन है ये हमारा ओजोन का अपचय करती है, यानी कि O3 का, जिससे कि क्या होती है जो ओजोन परत है वो नष्ट होती है। आई होप यही बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आपका 18 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सुमेलिन है। ऑप्शन ए प्लेनेरिया का प्रवर्धन है, या ऑप्शन बी स्पाइरोगाइरा खंडन है, ऑप्शन सी गन्ना विखंडन है और ऑप्शन डी अमीबा पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन है। तो यहाँ जो प्लेनेरिया है वो हमारा कायिक प्रवर्धन है, ये हमारा सही सुमेलन ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश सूत्रपत्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं। ऑप्शन ए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं तथा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विपाटन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोकार्बन में अपचयन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्रकाश संश्लेषण की जो घटनाएं होती हैं इनमें से आपकी सभी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो पत्तियां होती है उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को अपनी ओर अवशोषित करता है। फिर आपका 20 नंबर प्रश्न क्या है कि इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए रक्त में वसा के स्तर को नियंत्रित करना, और ऑप्शन बी रक्त में प्रोटीन स्तर को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी रक्त में लवण के स्तर को नियंत्रित करना। जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है वो हमारा शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रण करता है। आई होप ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो ये थे आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ से आपका खंड आ कंप्लीट हो गया और जो खंड बा के अंतर्गत प्रश्न आएंगे उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे।
क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा और मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं है जो मैं आप उनको लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो आप कमेंट में बताइएगा ये 20 ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।